हेलो दोस्तों, कोटक मल्टी कैप फंड के बारे में बात करेंगे। ये एनएफओ अभी लाइव है। क्या ये फंड आपके लिए सही है या नहीं है, इस सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। हम यहां पर चार चीजों में फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पिछले साल चेंज हुई है। फंड का जो फोकस है वो हम समझेंगे, रिस्क को हम समझेंगे, और किन इन्वेस्टर्स के लिए यह फंड सही है, किन इन्वेस्टर्स को यहां पर अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस फंड के बारे में बात करें कि ये कोटक मल्टी कैप फंड मल्टी कैप कैटेगरी में आता है। अब मल्टी कैप कैटेगरी क्या है? तो दोस्तों, मल्टी कैप कैटेगरी में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। मतलब ये फंड लार्ज कैप के भी जो स्टॉक्स हैं, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इंफोसिस, इन सब में भी इन्वेस्ट करेगा। मिड कैप की भी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा, और जो स्मॉल कैप की कंपनियां जो 251 नंबर जो मार्केट कैप के हिसाब से शुरू होती है वहां पर इन्वेस्ट करेगा। बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25। एनएफओ अभी लाइव है 8 सितंबर से 22 सितंबर। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप बाद में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको बाद में भी अगर अप्लाई करना हो तो आप यूनिट्स खरीद सकते हैं, फंड को खरीद सकते हैं। दोस्तों, फंड के अगर कोई बहुत बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मुझे लगता है, वो है फंड मैनेजर साहब मिस्टर हर्षा उपाध्याय। इससे पहले आपको मल्टी कैप कैटेगरी में ही एक फंड हुआ करता था, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, जो अभी उसका नाम है कोटक फ्लेक्सी कैप। अब वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में चला गया है, तो उसके भी जो फंड मैनेजर है मिस्टर उपाध्याय ही है। और अभी अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखें तो सबसे बड़ा फंड वही है, लगभग 37,000 करोड़ से ऊपर का उसका एयूएम है, और वही वो फंड जो है मैनेज करते हैं। तो इंडिया के सबसे बड़े फंड्स में से वो एक फंड है। लेकिन वो पहले मल्टी कैप कैटेगरी में था, लेकिन फिर डेफिनेशन चेंज हुई है, अभी वो फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में चला गया है। तो उसके अलावा भी दूसरे वो फंड भी मैनेज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। और देखिए, चूंकि बहुत ही नया फंड है तो परफॉर्मेंस रिलेटेड डेटा अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट किसी भी म्यूचुअल फंड का एटलीस्ट 3 साल हो तभी कुछ हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब फंड क्या करेगा? लार्ज कैप, जैसे मैंने कहा, लार्ज कैप में स्टेबिलिटी रहती है, वोलेटिलिटी कम रहती है। और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करेगा जहां पर ग्रोथ ज्यादा हो सकता है, लेकिन वोलेटिलिटी भी वहां पर बहुत ज्यादा रहेगा। और मिड कैप में मॉडरेट रिस्क और रिटर्न। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अब यहां पर देखिए, पूरा 10 साल का डेटा है, लेकिन मैं आपका ध्यान यहां पर लाऊंगा 2017 2018। देखिए, 2017 में लार्ज कैप का रिटर्न एक तरीके से 33% था, और स्मॉल कैप का रिटर्न था 58%। तो आपको लगेगा अरे वाह, बहुत बढ़िया, 58% है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन 2018 में चीजें चेंज होती हैं। एलटीसीजी आता है, फिर जो डेफिनेशन जो है जो लार्ज कैप मिड कैप की चेंज होती है, और उसके अलावा भी एनबीएफसी क्राइसिस थे और अलग अलग बहुत सारे इश्यूज थे, जिसके कारण 2018 में मार्केट थोड़ी सी टफ थी, मुश्किल मार्केट थी। तो उस समय में आप देखिए, लार्ज कैप का रिटर्न था 3%, लेकिन स्मॉल कैप का रिटर्न था -26%। कहा ऑलमोस्ट 60% रिटर्न था पॉजिटिव, और कहा ऑलमोस्ट 30% नेगेटिव रिटर्न हो गया। तो वोलाटिलिटी स्मॉल कैप में ज्यादा रहती है। लार्ज कैप शायद बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे, लेकिन एक स्टेबिलिटी देते हैं। मार्केट अगर नीचे जाए तो अच्छा रिटर्न देते हैं। तो ये एक चीज रहती है। जैसे आप यहां पर एक और देख सकते हैं एग्जांपल, 2014 35% रिटर्न, लेकिन स्मॉल कैप का रिटर्न 72% है। बट अगर आप देखेंगे 2011 की बात करेंगे तो लार्ज कैप नीचे गिरे हैं, स्मॉल कैप और ज्यादा गिरा है। तो ये एक चीज समझने, तो ये जो फंड है एक तरीके से बैलेंस करेगा लार्ज मिड और स्मॉल कैप। ये जो आपके सामने जो स्लाइड देख रहे हैं, इसको आप इन्वेस्टर के भी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में। और ये एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी देखिए, ये बहुत ही अच्छा स्लाइड था, मेरे लिए भी लर्निंग थी यहाँ पर, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स अगले 3 से 5 साल पे, मुझे लगता है इन सब थीम्स पर जरूर ध्यान दिया जा सकता है। फाइनेंशियलाइजेशन की थीम्स है, जहां पर बैंक्स हैं, क्रेडिट ग्रोथ होगा तो बैंक्स के स्टॉक्स, एनबीएफसी इंश्योरेंस के स्टॉक्स पर ध्यान दिया जा सकता है। ये लार्ज कैप की बात कर रहा हूं। आउटसोर्सिंग में आईटी फार्मा है ही। फिर डेमोग्राफिक कंपनियां हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनीज, जहां पर बहुत बड़ा ईवी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक तरीके से
डिसरप्शन होने की बात है, वो एक बहुत बड़ी थीम है। उसके अलावा पर्सनल केयर और कंज्यूमर स्टेपल्स तो है ही। फिर केपेक्स का रिवाइवल, मतलब गवर्नमेंट खर्चा करेगी। गवर्नमेंट का प्लान है अगले कुछ सालों में 100 लाख करोड़ का खर्चा करने का। अभी 5 लाख करोड़ का तो अभी ही उनका प्लान है। उसके अलावा तो यहाँ खर्चा होगा तो कहाँ पैसा जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में, सीमेंट में। तो ऐसे मैं इन्वेस्टर आपको मैं बता रहा हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप में ये सब थीम्स आप देख सकते हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत में केमिकल्स, एपीआई, चाइना प्लस वन की थीम चल रही है। ऑटो एंसिलरी कंपनीज, मतलब ईवी आएगा तो ईवी से रिलेटेड कौन सी कंपनियां हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं। रूरल एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोटेक्शन, फर्टिलाइजर है। रियल इस्टेट में एक रियल रिकवरी दिख रही है। तो रियल इस्टेट से रिलेटेड जो रियल इस्टेट के प्लेयर्स हैं या बिल्डिंग मटेरियल है, होम इंप्रूवमेंट या हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां, वो बिल्कुल ध्यान में रखी जा सकती है। फिर उसके बाद कोविड का ओपनिंग के बाद लोग घूमने जाएंगे, लेजर ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल की कंपनियां हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्यूएसआर कंपनीज हैं। ये एज ए मैं थीम बता रहा हूं। ये सब थीम्स अच्छा कर सकती है अगले कुछ सालों में। अब फंड में आते हैं। फंड में रिस्क कितना है, क्या आपके लिए फंड सही है या नहीं, उसके बारे में बताएं। देखिए, इक्विटी में रिस्क है, ये चीज बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अभी हमने देखा था ना 2011 का डेटा, जहां पर लार्ज कैप भी -25% गिरे थे। 2018 में जहां लार्ज कैप भी 3% रिटर्न था, तो और जो स्मॉल कैप था उसका -26% रिटर्न था। तो इक्विटी में वोलेटिलिटी रहेगी। अभी 2020-21 में हमने सब अच्छा अच्छा हरा हरा देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में गिरेगी नहीं। तो लार्ज कैप अगर इक्विटी में देखें तो थोड़े से कम रिस्की होते हैं, कम रिस्की होते हैं। इसको आप किसी भी एफडीज के साथ, फिक्स डिपॉजिट के साथ या फिर पीपीएफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको बहुत ही आपको मैं बताऊं तो, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो फिर इक्विटीज बिल्कुल है ही नहीं। मुझे बहुत प्रश्न आते हैं कि 2 महीने के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या जवाब दूं? इसका आसान जवाब नहीं। इक्विटीज है तो फिर लॉन्ग टर्म ही देखना है। अब इक्विटी में सबसे रिस्की कैटेगरी स्मॉल कैप होती है, क्योंकि हमने देखा अच्छा रिटर्न देती है लेकिन नीचे भी वो ज्यादा गिरते हैं। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मल्टी कैप की कैटेगरी है थोड़ा बीच में आती है, जहां पर मिड कैप से ये थोड़ा कम रिस्की है, लार्ज और मिड कैप से ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो रिस्क है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अपना रिस्क समझना है। जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई उसमें आपको क्या कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने लंबे समय के लिए ले सकते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे इन्वेस्ट करना है और 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, तो मेरा जवाब बिल्कुल ना रहेगा। तो यहां पर इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिएगा। अपना रिस्क को समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगली चीज, ये जो फंड है जैसे हमने कहा 25-25-25% के हिसाब से लार्ज मिड कैप में ये इन्वेस्ट करेगा। तो अभी के जो मॉडल है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं लार्ज कैप में 26 से 31, मिड कैप में 37 टू 42 और स्मॉल कैप में 32 टू 37% इन्वेस्ट करेगा। फिर जैसे ही पोर्टफोलियो आएगा तो हम एक और बार 2-3 महीने के बाद रिव्यू भी कर लेंगे। अब ये फंड किन के लिए सही है, तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं किन के लिए सही नहीं है। सपोज आपका रिटायरमेंट हो रहा है, समझ लीजिए 2 साल 3 साल के बाद, तो बिल्कुल सही नहीं है। समझ लीजिए आपका जॉब है लेकिन आपको जॉब चेंज करना है या फिर आपको एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो उस केस में ठीक नहीं है। लेकिन आपके पास जॉब है, बट आप अगले 10-15 साल के लिए, अगर आपके पास बिजनेस है, 10-15 साल के लिए एक कॉन्सिस्टेंट देख सकते हैं आपका कैरियर या जॉब जो भी है, तो उस समय में आपके लिए सही है। मतलब यहाँ पर जैसे आपके डॉटर या सन के एजुकेशन जो कि एटलीस्ट 10-15 साल के बाद में है, मैरिज जो कि आप देख सकते हैं 10-15 साल के बाद में है, आपकी खुद की रिटायरमेंट जो आप सोच सकते, अगर आप 30s में है, 45 में रिटायर करना चाहते हैं। इसका रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है, आज आज बहुत डेफिनेशन चेंज हो गई। आज लोग 55-60 पर को रिटायरमेंट नहीं मानते हैं, लोग 40s में भी रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायर आपका 10 साल के बाद होना है, तो वो एक थीम है। फिर आपको घर खरीदना है, घर खरीदना है मतलब 1 साल 2 साल के बाद नहीं, एटलीस्ट 5-10 साल के बाद खरीदना है। तो आपकी एज ग्रुप में ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। कोई 25 साल में भी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिंपल बात करूं, अगर आप एटलीस्ट 5 से 10 साल देख रहे हैं, चाहे वो एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए, और आप देखेंगे कि ये फंड जो पैसा है वो मैं छूंगा या छूंगी नहीं, इसको मैं मुझे टच ही नहीं करना है,
अगले 5-10 साल के लिए, तो फिर ये जो मल्टी कैप की कैटेगरी फिट बैठ सकती है। आप ध्यान जरूर रखिए, फंड्स जो है यहाँ पर रिस्की है, यहाँ पर स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि ये जो फंड्स है ये स्मॉल कैप्स में भी इन्वेस्ट करेंगे, जहां पर ग्रोथ ज्यादा हो सकता है, वोलेटिलिटी भी यहाँ पर ज्यादा हो सकती है दोस्तों। तो ये सब चीज रही। आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिए इन्वेस्ट करने के पहले। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।